जितने भी आतंकवादी कैंप लग रहे हैं ध्वस्त कर देने चाहिए। अमेरिका की तरह भारत को अब बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। बोल बाबा स्वर्गवासी हो गया, मैंने कहा भी यही हूँ, भूत नहीं बना हूं मैं। हमारी वैल्यू अमूल्य है। भारत के 2 वीर जवानों के साथ पाकिस्तान की क्रूरता पर देश गुस्से में है। हर तरफ से एक ही आवाज उठ रही है, बदला। हर देशवासी बस एक ही मांग कर रहा है, पाकिस्तान को दिया जाए करारा जवाब। इसलिए आज हमने स्टूडियो में आर पार करने की बजाय रुख किया बाबा रामदेव का, जो हर मुद्दे पर अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं। और हमने उनसे पाकिस्तान से लेकर कश्मीर तक हर वो सवाल पूछा जो देशवासियों के दिल में सुलग रहा है। कल आपने ये खबर सुनी कि 2 भारतीय सैनिकों को म्यूटिलेट किया गया है, यानी उनके साथ बर्बरता की गई है। उसके बाद बाबा रामदेव का दिल क्या करा करने का? सबक सिखाना चाहिए पाकिस्तान को। मुंह तोड़ जवाब तो हमने बहुत बार दिया, अब तो उसको मुंह ही तोड़ना पड़ेगा। लेकिन सवाल सिर्फ पाकिस्तान की कायराना हरकत का नहीं है। सवाल उन लोगों पर भी है जो खाते तो भारत का हैं, लेकिन गीत गाते हैं पाकिस्तान के। भारत की जिस सेना के दम पर देश की सरहदें सुरक्षित हैं, जिनके दम पर तमाम देशवासी चैन की नींद सोते हैं, उन पर ये गद्दार पत्थर बरसाते हैं, उन्हें अपमानित करने का दुस्साहस दिखाते हैं और इनके पीछे खड़े होते हैं कश्मीर के वो अलगाववादी जो भारत में बैठकर पाक परस्ती का एजेंडा चलाते हैं। कश्मीर बहुत जल रहा है, पत्थरबाजी चरम पर है और कुछ लोग अलगाववादी बार बार ये कहने में जुटे हैं कि कश्मीर भारत का अंग ही नहीं है। इस तरह की सिर फ्री मांग करते हैं कि भाई हमको आज़ादी चाहिए और हमको पाकिस्तान में जाना है। वो पाकिस्तान को जाकर के देख तो ले कि वहां पर है क्या, खुशहाली नाम की चीज पाकिस्तान में कहां पर है, कोई बता दे। तो अगले 1 घंटे तक आप देखिए बाबा रामदेव के साथ बेबाक आर पार। नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और डेली हम आर पार की टक्कर को डेली हम स्टूडियो से लेकर आते हैं। लेकिन आज हमने आपको सोचा कि हम आपको ग्राउंड जीरो पर लेकर आए, क्योंकि इस समय देश में माहौल हिंदुस्तान पाकिस्तान का है। इसलिए मेरे साथ बात करने के लिए राष्ट्रवादी रामदेव हैं और जो वैज्ञानिक भी हैं। बाबा रामदेव, आपका स्वागत है। आप योगी भी हैं, आप राष्ट्रवादी भी हैं और आप वैज्ञानिक भी हैं। ये तीनों कैसे हैं आप? देखो, मैं राष्ट्रवादी तो इसलिए कि मैं माता भूमि पुत्र हम पृथ्वी धरती को अपनी माँ मानता हूँ, और जैसे अपनी माँ के प्रति हमारे कर्तव्य होते हैं, ऐसे इस मातृभूमि के लिए हमारे कर्तव्य हैं। और मैं योगी इसलिए कि हमारे जीन्स में जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है, हम यहाँ जो जिस लैब में बैठे हैं, इसमें जीन्स के ऊपर ड्रग्स का, दवाइयों का, हर्ब्स का कैसे इफेक्ट होता है उसको मापते हैं। हमारे जीन्स को कोई मापेगा, उस हमारे खून में योग निकलेगा। अध्यात्म है, संस्कार है, संस्कृति है, ये हमारा स्वभाव है, ये हमारे जीन्स के अंदर है योग। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तस्मात् योगी भव अर्जुन। जो कुछ भी बनो, पहले योगी बनो, फिर योद्धा बनो, कर्म योगी बनो, भक्त बनो, सारी दुनिया जीतो, लेकिन सबसे पहले योगी बनो। और जहाँ तक वैज्ञानिकता वाला प्रश्न है, हमारे ऋषि तो रिसर्च करने से ही होते थे। पहले रिसर्च के तौर तरीके अलग थे, अब हमने रिसर्च के जो मॉडर्न तौर तरीके हैं। अब ये जो लैब है, करीब 5 मंजिला ये लैब है, 10 एकड़ ज़मीन पर ये पूरा रिसर्च सेंटर बना है। आदरणीय मोदी जी इसका उद्घाटन कर रहे हैं। इसमें करीब 200 करोड़ रुपए इसको एस्टेब्लिश करने में लगाया। हर साल सैकड़ों करोड़ रुपए इसको संचालित करने में और आगे के जो ड्रग डिस्कवरी करने में, माने सेल लाइन ट्रायल से लेकर के एनिमल ट्रायल, ह्यूमन ट्रायल का ये पूरा ड्रग डिस्कवरी का पूरा एक साइकिल है जी। पूरी दुनिया अभी तक आयुर्वेद की दवाओं को दवा का दर्जा ही नहीं देती थी।
वो कहती थी हम एविडेंस बेस्ड मेडिसिन को मेडिसिन मानते हैं, और एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के लिए आपको एक पूरा साइंटिफिक साइकिल है, मैकेनिज्म है, प्रोसीजर है, उससे आपको गुजरना पड़ेगा। तो हमने यहाँ करीब जो है हमारे डॉक्टर मतलब वीना जी हैं, राम आपने जी दुनिया हैं। को ये एविडेंस देने के लिए आए हैं कि आयुर्वेद में बहुत शक्ति ये है। आयुर्वेद विज्ञान है जी, जैसे योग आयुर्वेद विज्ञान है, ऐसे आयुर्वेदिक विज्ञान है। और ये एलोपैथी की जो तुम मेडिसिन यूज करते हो और वो कहते हो कि ये साइंटिफिक मेडिसिन है, तो उनसे भी ज्यादा ये तो नेचुरल मेडिसिन, तो ये तो अल्टीमेट मेडिसिन है। जी, क्योंकि अब आपने एविडेंस की बात करी और इस समय बॉर्डर पे बहुत टेंशन चल रही है। कुछ लोग तो सर्जिकल स्ट्राइक के भी एविडेंस मांग रहे थे, उस डिबेट में मैं नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन जब कल आपने ये खबर सुनी कि 2 भारतीय सैनिकों को म्यूटिलेट किया गया है, यानी उनके साथ बर्बरता की गई है, उसके बाद बाबा रामदेव का दिल क्या करा करने का? देखो, मैंने तो इतना भी सुना है कि उनके सिर काट करके लेके चले गए। ये इतना ज़्यादा अंदर तक कपा देता है, हिला देता है कि हमारे सैनिकों के कोई सिर काट के लेके जाए। एक इतना शक्तिशाली भारत और उसके बीएसएफ के जवान हो या सेना के जवान हो, राष्ट्र का मतलब होता है 125 करोड़ भारतीय जी। उसकी एक नागरिक की हिफाजत उतनी महत्वपूर्ण है जितनी एक प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की। माने अब एक देशभक्त होने के नाते, अपने वतन से मोहब्बत करने के नाते खून खोलता है कि भाई ये तो नहीं होना चाहिए। हम अहिंसा के पुजारी हैं, लेकिन कोई बार बार हिंसा, क्रूरता, बर्बरता करे उसको हम बर्दाश्त करें, ये तो नहीं हो सकता। अब तो प्रधानमंत्री जी को, देश के हमारे जो सेनाध्यक्ष हैं और जो हमारे पूरा सिस्टम है, उसको ऐसा सबक सिखाना चाहिए पाकिस्तान को। मुंह तोड़ जवाब तो हमने बहुत बार दिया, अब तो उसको मुंह ही तोड़ना पड़ेगा। मुंह ही तोड़ना पड़ेगा, यानी आर पार की लड़ाई। हाँ, क्योंकि सहनशीलता की, बर्दाश्त की भी एक सीमा होती है, और पाकिस्तान जिस तरह से हमायत करता है, मुझे लगता है मोदी जी जो भी कार्रवाई करेंगे, पूरा देश इस मुहिम में उनके साथ। आप अपनी लैब में एविडेंस ढूंढ रहे हो आयुर्वेद की मेडिसिन के लिए, लेकिन हमारे देश में कुछ राजनीतिक पार्टियां ऐसी हैं जो एविडेंस मांगती हैं कि हमारी सेना मार के आई नहीं आई। तो ऐसे माहौल के अंदर कैसे नरेंद्र मोदी जी लड़ाई लड़ सकते हैं, या फिर ये देश लड़ाई लड़ सकता है, ये मुल्क लड़ाई लड़ सकता है? सब देश के लोगों को देश के एकता, अखंडता, संप्रभुता के मामले में, अपनी सेनाओं के सम्मान के मामले में एकजुट होना चाहिए। और हम यहाँ जो रिसर्च कर रहे हैं, एक एक बीमारी से लाखों करोड़ों लोग पीड़ित है, बीपी, शुगर, कैंसर, ओबेसिटी, हाइपेटाइटिस। हम तो बीमारियों से लोग ना मरें इसकी चिंता कर रहे हैं, और वहाँ एक जो जवान जिनकी जो है अभी जिंदगी देश के लिए, सेवा के लिए अर्पित है, उनको कुर्बान हम कर देते हैं। माने मुझे लगता है इसके ऊपर प्रामाणिकता से सोचना ही नहीं होगा, अब इस तरह से करके दिखाना होगा, जिससे पाकिस्तान की तो मजाल क्या, दुनिया को कोई कितना ही ताकतवर मुल्क हो, वो हमारे किसी भी नागरिक के ऊपर कोई बुरी निगाहों से देख तक नहीं पाए। जी, आप इतनी बीमारियों का इलाज ढूंढ रहे हैं, ये पाकिस्तान नाम की बीमारी का भी इलाज ढूंढ डालिए। देखिए, जो जैसा रोग होता है उसकी वैसी दवाई दी जाती है जी। अब कैंसर के रोगी को ब्लड प्रेशर की, और ब्लड प्रेशर के रोगी को शुगर की दवाई नहीं दी जाती। तो हम लोग जो है ना, ये जो पाकिस्तान नाम की जो बीमारी है, इसका जो इलाज ढूंढ रहे हैं, वो हम इनको खिला रहे हैं जो है शुगर कोटेड गोलियां। इनको तो अब क्या बोले, ऐसी दवाई देनी चाहिए जिससे कि फिर जो है इनका पुनर्जन्म हो जाए। यानी आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान को एक ऐसी दवाई देनी चाहिए कि इनका पुनर्जन्म हो जाए। और पुनर्जन्म तभी हो सकता है जब ये जिस रूप में आज दिखाई दे रहे हैं उस रूप में दिखाई नहीं देने चाहिए। कुछ करना पड़ेगा। और बात किसी वहाँ के नागरिकों आपके लैब में है पाकिस्तान जैसी कैंसरस बीमारी का इलाज? नहीं, हमारे यहाँ कैंसर की दवाई का इलाज तो है, उसके लिए हमने बहुत तो पाकिस्तान कैंसर से भी ऊपर है। बहुत बड़ी साइंटिफिक लैब भी हमने यहाँ पर क्रिएट की है। लेकिन पाकिस्तान नाम का जो कैंसर है, कैंसर एक जो है इंसान को खाता है। ये पाकिस्तान नाम का जो कैंसर है, ये तो पूरी कायनात के लिए, ये तो पूरी मानवता के लिए खतरा है। इसको अलग तरह से ट्रीट करना होगा। मैं वहाँ की प्रजा के ऊपर हम कोई बमबारी का ऐसा नहीं करता, लेकिन जो वहाँ पर जो बड़े बड़े आतंकवादी छिपे बैठे हैं और वहाँ के शासकों के रूप में जो दुशासन बैठे हैं, वहाँ पर कंस और रावण बैठे हैं, उनको तो सबक सिखाना चाहिए। जितने भी आतंकवादी कैंप लग रहे हैं ध्वस्त कर देने चाहिए। अमेरिका की तरह भारत को
अब बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। तो बाबा रामदेव का बहुत स्पष्ट कहना है कि बड़ी और कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, सिर्फ निंदा से काम नहीं चल सकता। क्या आपको लगता है मौजूदा सरकार जो नरेंद्र मोदी की अगुवाई में काम कर रही है, ये पाकिस्तान का इलाज जानती है और कर पाएगी? क्योंकि इस सरकार को बड़ा समर्थन आपने दिया था 2014 के अंदर, आपको याद होगा, तालकटोरा स्टेडियम से आपने अनाउंसमेंट करी थी। देखिए, मैंने नहीं, इस देश के लोगों ने आशा और विश्वास के रूप में मोदी जी को देखा, और आज भी मैं कहता हूं कि 125 करोड़ भारतीय अपना गौरवशाली अतीत, सामर्थ्य भरा वर्तमान और अपने स्वर्णिम भविष्य का सपना मोदी जी में देखते हैं, और वो ही मानते हैं कि मोदी जी एक कैपेबल, एक परफॉर्मर, एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो अखंड प्रचंड पुरुषार्थ कर रहे हैं, और उनका सपना है कि वो भारत को अमेरिका से भी आगे लेकर के जाएंगे। और ऐसा आर्थिक और आध्यात्मिक शक्ति संपन्न दिव्य भव्य भारत, जिसका सपना हर भारतीय देखता है, जिसमें गरीब को भी अपना सपना दिखता है और अमीर को भी अपना भविष्य, अपनी सुरक्षा और अपना वैभव दिखता है। माने एक बहुत बड़ी सोच है। मैं तो कहता हूँ नरेंद्र मोदी जी मात्र एक इंसान नहीं, वो इस धरती पर एक तरह से भगवान के वरदान। ये बड़ी बात बोल रहे हैं आप। और वो इसी भाव से काम कर रहे हैं। उनके लिए कोई घर, कोई परिवार, कोई इंसान वो मकसद नहीं। उनके लिए हिंदुस्तान, उनके लिए मातृभूमि, उनकी पूजा आराधना साधना, उनका कर्म, उनका धर्म। वो राष्ट्र धर्म को अपना धर्म मानते हैं और देश के संविधान को सबसे बड़ी किताब मानते हैं। जी, आप ये बड़ी बात कह रहे हैं कि भगवान की के तरह वरदान के भगवान के वरदान की तरह है नरेंद्र मोदी। लेकिन विपक्ष बार बार हमला बोल रहा है प्रधानमंत्री पर, जब से ये अटैक हुआ है। विपक्ष को आपके मैसेज देना विपक्ष इतना ही मजबूत है तो पाकिस्तान पे हमला बोल देना भैया। उनके हमला बोलने से कुछ हिलता हो तो पाकिस्तान को हिलाए, उनके हमला बोलने से कोई मरता हो तो पाकिस्तान को मार के दिखाए। उनकी बददुआओं से किसी का बुरा होता हो तो वो जो डोन बैठा है दाऊद इब्राहिम, हाफिज सईद, उनका कुछ बुरा करके दिखाए। अरे एक आदमी देश की सेवा करने में लगा है, उसका साथ नहीं दे सकते, सहयोग नहीं कर सकते, तो नहीं कह रहे कांग्रेस के लोग तो साथ देते हैं। देखिए संजय निरुपम ने सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांग लिया, दिग्विजय सिंह कुछ बयानबाजी कर देते हैं, गुलाम नबी आजाद कुछ बयानबाजी कर देते हैं, तो साथ तो दे रहे हैं सरकार का लगातार ये लोग। ऐसा देखो, मुझे लगता है थोड़े दिन के बाद में ऐसी जो इस तरह के काम कर रहे हैं, आगे आने वाले वक्त में लोगों को ये शायद लोग इनसे सबूत मांगने लगेंगे कि तुम ये बताओ तुम्हारी पार्टी थी हिंदुस्तान में, उसका सबूत दो। जो पार्टियां इस तरह की बेहूदी बातें कर रही हैं, आने वाले समय में लोग इनसे सबूत मांगेंगे कि भाई तुम थे, इसका कोई सबूत एविडेंस। हाँ। जो एविडेंस हम आपकी इस नई लैब में आयुर्वेदिक मेडिसिन के लिए ढूंढ रहे हैं, वो एविडेंस कुछ पॉलिटिकल पार्टियों को देना पड़ेगा कि वो उनका अस्तित्व है भी कि नहीं, उनका अस्तित्व है, इसके एविडेंस देने पड़ेंगे। फालतू की बात है जी। आपको लगता है फालतू की बात है? चलिए अगला सवाल मेरा कश्मीर को लेकर। कश्मीर बहुत जल रहा है, पत्थरबाजी चरम पर है, और कुछ लोग अलगाववादी बार बार ये कहने में जुटे हैं कि कश्मीर भारत का अंग ही नहीं है एक तरह से। उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं बाबा रामदेव, क्योंकि पत्थरबाजी पर आप पहली बार बोलेंगे इस मंच से? देखो, जो कायर लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, वो इस तरह की हरकतें करते हैं। देश के जवान अपनी ज़िंदगी को जोखिम में डाल करके दुश्मनों के साथ लड़ाई करें, बात समझ में आती है। अपनों को यहाँ पर खड़ा कर दिया जाता है, अपनों को अपनों से लड़ाया जाता है, उकसाया जाता है। छोटे छोटे बच्चों को, कॉलेज के स्टूडेंट्स को और छात्र छात्राओं को और आम जो नागरिक हैं उनको झूठे सपने दिखाए जाते हैं। मैं दो बातें जो इस तरह की सिर फ्री मांग करते हैं कि भाई हमको आज़ादी चाहिए और हमको पाकिस्तान में जाना है, वो पाकिस्तान को जाकर के देख तो नहीं कि वहाँ पर है क्या। खुशहाली नाम की चीज़ पाकिस्तान में कहाँ पर है, कोई बता दे। वहाँ क्या अच्छे स्कूल, क्या अच्छी कॉलेजेस, क्या अच्छी फैक्ट्रियाँ, क्या वहाँ पर समाज में भाईचारा है, क्या वहाँ पर जो है समृद्धि है, क्या वहाँ पर शांति है, क्या है वहाँ पर। मतलब जो लोग कहते हैं हमको पाकिस्तान में जाना है, वो पाकिस्तान में एक बार उनको घूमने के लिए भेज दिया जाए, उनको पता लग जाएगा, वो जो है कभी बोलेंगे नहीं। अरे देखो तो सही अपनी आंखों से, क्यों, किस किस बात के लिए पाकिस्तान तुमको चाहिए। और भारत जैसा देश जहाँ पर समृद्धि है, जहाँ पर शांति है, जो दुनिया का एक ताकतवर मुल्क है और आने वाले वक्त में अमेरिका से भी पावरफुल हिंदुस्तान होने वाला है, जहाँ पर अपार धन संपदा है, जहाँ पर प्राकृतिक संपदाएं हैं, जहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स है, जिस भारत का करोड़ों वर्ष पुराना अतीत है। और कश्मीर युगों युगों से भारत का हिस्सा, कोई ये नया देश आने वाली बात आ कहाँ से गई। तो एक बात, पाकिस्तान का एजेंडा चला रहे हैं वो लोग,
पाकिस्तान का एजेंडा चला रहे हैं वो लोग, और जब सेना कोई बड़ी कार्रवाई आतंकवादियों पे करती है तो कवर फायर प्रदान करते हैं कुछ पत्थरबाज वहां पर। इसलिए मैं कहता हूँ कि एक बात तो ये कि भाई किस बात के लिए तुम कह रहे हो कि हमको जो है आज़ादी चाहिए और हमको एक नया पाकिस्तान चाहिए। पाकिस्तान के झंडे लेकर के घूम रहे हो, पाकिस्तान की दुर्दशा तो देख लो। दूसरी बात कि जो है कश्मीर का जहाँ तक अतीत का संबंध है, जो एक हिस्ट्री है हिंदुस्तान की, उसमें भाई कश्मीर में तो इतने महान विद्वान, इतने पंडित, इतने ज्ञानी पुरुष हुए, इतने योगी पुरुष हुए। ये तो अमन चैन की धरती है, ये तो भगवान ने एक स्वर्ग जैसा बनाया है। तो उसको आगे बढ़ाओ, खुद आगे बढ़ो, और कौन तुम्हें आगे बढ़ा देगा। और कश्मीरियों के लिए तो जो हिंदुस्तान कर रहा है वो तो दुनिया में कोई किसी के लिए कर ही नहीं सकता। वहाँ की जो है एजुकेशन के लिए, वहाँ की हेल्थ के लिए, वहाँ के लोगों के रोजगार के लिए, वहाँ के लोगों की खुशहाली के लिए हिंदुस्तान हर साल हजारों करोड़ रुपए का बजट देता है। ऐसा माना जाए कि आप आयुर्वेद के रास्ते से देश में स्वदेशी का काम कर रहे हैं, देखिए, और आपको विदेशियों से परेशानी है। देखिए, विदेशियों के ज्ञान से परेशानी नहीं है। हमारे सामने कई मुद्दे हैं। एक आर्थिक दरिद्रता, दूसरी वैचारिक दरिद्रता, तीसरी विदेशी कंपनियों की आर्थिक लूट और गुलामी से आज़ादी। ये आज़ादी आज़ादी की जो मांग करते हैं, आज़ादी वही आज़ादी, और करेंगे देश की बर्बादी, ये थोड़ी है। अरे आपको लड़ना है तो आर्थिक गुलामी से लड़ो, वैचारिक गुलामी से लड़ो, अज्ञान की गुलामी से लड़ो, अभाव की गुलामी से लड़ो। चारों तरफ समाज में कितनी असमानताएं, उनसे लड़ो। मैं अब आता हूं, क्योंकि आप सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं बाबा, आप ट्विटर पे हैं, फेसबुक पे हैं। आपने पीछे एक वीडियो वायरल हुआ था एक सीआरपीएफ के जवान का, जिसको कश्मीर के अंदर थप्पड़ मारे जा रहे थे, लातें मारी जा रही थी। जब आपने वो वीडियो देखा, क्या महसूस हुआ? देखिए, सारी बातों का एक ही निष्कर्ष है कि हमको अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए और अपनी निष्ठा को अपने वतन से जोड़ के रखना चाहिए और अपने हाथों से कुछ अच्छे कर्म करने चाहिए। ये जो कुछ लोग जिनमें विवेक नहीं है, जिनमें कोई निष्ठा नहीं है और जो कुछ कर नहीं रहे, बस किसी ने उकसा दिया उधर चल पड़े, किसी ने कुछ कह दिया वो कर दिया। मुझे लगता है अब हिंदुस्तान को बहुत आगे बढ़ना है, इन चीज़ों से बाहर निकलना पड़ेगा। किसी के उकसावे में, किसी के बहकावे में, किसी के बरगलावे में आकर के आखिर मिलेगा क्या? तो जो है किसी को बैसाखियों पर नहीं चलना चाहिए। आदमी को अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए और अपने आप को जी एक देश का जिम्मेदार नागरिक की तरह क्या बर्ताव हमें करने चाहिए, क्या हमारे कर्तव्य होने चाहिए कि ये बहकाने वाले लोग न तो अपना भला कर रहे हैं, न उन लोगों का भला कर रहे हैं जिनको बहका रहे हैं। बस कुछ चंद लोगों को सैकड़ों हजारों करोड़ की दौलत मिल जाती है, कोई कहीं से किसकी फंडिंग हो रही, किसी की कहीं से फंडिंग हो रही है और उसमें मोहरा बना लेते हैं कुछ लोग। चलिए, राष्ट्रवादी बाबा का वैज्ञानिक का इलाज क्या है इनके लिए, अगर मैं ये आपसे बहुत सीधे शब्दों में पूछूं? देखिए, मैं तो एक वैज्ञानिक सोच रखता हूँ जी, और साइंटिफिक और राष्ट्रवादी हो आप। और मैंने कहा राष्ट्रवाद तो हमारे खून में, जो अपने देश के लिए कृतज्ञता रखता है उससे बड़ा तो पापी अपराधी कोई इंसान हो नहीं। जब सीआरपीएफ के जवान को थप्पड़ पड़ रहा था, लात पड़ रही थी, तो बाबा रामदेव को कितना दुख हो रहा था? नहीं, ये तो ऐसे लगता नहीं ये थप्पड़ हमें पड़ रहा है। ये जो है जैसे श्री राम ने कहा ना कि जो बाण जो है लक्ष्मण को लगा है, खून उसका बह रहा है लेकिन पीड़ा मुझे हो रही है। जब इस तरह की घटनाएं देखती हैं तो अपने दिल को दर्द होता है कि मैं एक भारतीय हूँ और ये मेरा अपमान है, ये मेरा अनादर है, ये मेरे साथ ये जुल्म और जाती हो रहा है। मैं, क्योंकि इस समय हम आपकी पतंजलि योग पीठ में हैं, इस लैब के अंदर बैठे हैं, और ये बहुत से लोग फेसबुक पर, ट्विटर पर जानना चाहते हैं आपसे, बाबा रामदेव को कभी गुस्सा आ जाता है, कभी आंसू आ जाते हैं? क्योंकि बाबा रामदेव भी तो आम इंसान ही हैं। देखिए, जिसको अपने देश के ऊपर जुल्म ज्यादती होता हो, माँ बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाती हो, दुराचार व्यभिचार होता हो, देश की इज्जत तार तार होती हो, पूरा देश किसी कार्य से शर्मसार होता हो, उस समय किसी का खून न खोले तो वो जिंदा आदमी तो हो नहीं सकता। योगी तो बहुत दूर की बात है,
वो कोई मुर्दा होगा। तो अपने वतन की जब इज्जत आबरू लुटती है तो उस समय वेदना होती है, पीड़ा होती है। और उस समय तो श्री कृष्ण भी जो है वो सुदर्शन उठा लेते हैं, उस समय तो राम भी बाण चलाते हैं, उस समय तो ऋषिमुनि विश्वामित्र ने भी जो है ना वो अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दे करके और तैयार कर देते हैं अपने शिष्यों को लड़ने के लिए, युद्ध के लिए। तो हमें गुस्सा भी आता है, हमें पीड़ा भी होती है, लेकिन किसी इंसान के ऊपर नहीं, कोई गलत हैवान शैतान को देख करके, उसके कुकर्मों को देख करके, पाप जुल्म जाति को देख करके पीड़ा भी होती है, दर्द भी होता है, वेदना भी होती है। और जब छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो जाते हैं, बिलखने तड़फने लगते हैं और उनका कोई नहीं होता संभालने वाला, तब दुख होता है आपको। चलिए, क्योंकि हम महाभारत और रामायण का आप एग्जाम्पल दे रहे हैं, मैं पूछता हूँ घर का विभीषण कौन है, इस देश का विभीषण कौन है? अब जो है कहते हैं ना वो देश को बर्बाद करने के लिए ना एक उल्लू काफ़ी है, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम में बताना अब क्या हो गया। तो ये बहुत बुरी हालत है देश की। बहुत से लोग इस तरह के राष्ट्र विद्रोही ताकतों के साथ मिल कर के और कुछ गलत काम करने में लगे हैं। अब उनको तो मुझे लगता है भगवान तो जो उनको उनके कर्मों के फल देंगे, यहाँ पर भी उनको मिलेगा उनकी कर्मों की सजा। जी, इस समय हम जिस लैब में बैठे हैं, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इधर आएंगे, इसको इनॉग्रेट करेंगे। ऐसा माना जाए कि आप आयुर्वेद के रास्ते से देश में स्वदेशी का काम कर रहे हैं। देखिए, और आपको विदेशियों से परेशानी है। देखिए, विदेशियों के ज्ञान से परेशानी नहीं है, उनके काम से परेशानी नहीं है। वो अपने देश को लूट के लेके जाएं, इस बात से परेशानी। हमने यहाँ मशीन लगा रखी है, ज़्यादातर मशीन हम यूरोप से लेकर के आए हैं, अमेरिका से भी लेकर के आए हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी का विरोध नहीं है, विरोध इस बात का है कि जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह पहला युद्ध हमने कोई किसी ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ थोड़ी लड़ा था जी, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ा था। 7 लाख से ज़्यादा हमारे वीर वीरांगना उनको शहादत मिली, उससे लाखों करोड़ रुपये लूटे। तो आखिर हमको इन विदेशी कंपनियों की आर्थिक लूट से भी बचाना है। माने हमारे सामने कई मुद्दे हैं, एक आर्थिक दरिद्रता, दूसरी वैचारिक दरिद्रता, तीसरी इन विदेशी कंपनियों की आर्थिक लूट और गुलामी से आज़ादी। ये आज़ादी की जो मांग करते हैं, आज़ादी वही आज़ादी और करेंगे देश की बर्बादी, ये थोड़ी है। अरे आपको लड़ना है तो आर्थिक गुलामी से लड़ो, वैचारिक गुलामी से लड़ो, अज्ञान की गुलामी से लड़ो, अभाव की गुलामी से लड़ो, चारों तरफ समाज में कितनी असमानताएं उनसे लड़ो। तो यहाँ जो हमारा काम होगा वो ये होगा कि 17 सालों में जो कोई सरकार नहीं कर पाई और किसी गैर सरकारी क्षेत्र में आयुर्वेद में क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल के लिए, ड्रग डिस्कवरी के लिए, माने सेल लाइन ट्रायल से लेकर के एनिमल ट्रायल से लेकर के ह्यूमन ट्रायल तक किसी भी दवाई को ड्रग का दर्जा दिलाने के लिए एक साइंटिफिक प्रोसीजर है, मैकेनिज्म है जी, उसको मैं आपको बताता हूं। मैं आगे हम देखेंगे कि उधर भी आपने क्या काम किया। लेकिन अब मैं इस दौर में आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, विदेशी कंपनियों को आपसे डर लगता है या आपको विदेशी कंपनियों से डर लगता है? हमको किसी से डर नहीं लगता, क्योंकि हमने किसी का बुरा किया नहीं। जिसने पाप कर रखा होता है ना वो डरता है, या कोई गलत काम करने वाला है वो डरता है। मैं हमको कोई गलत काम ना किया, ना कर रहे हैं, ना करेंगे, तो डरेंगे क्यों? तो डरेंगे वो जिन्होंने पाप कर रखे हैं। हम तो कह रहे हैं कि भाई पतंजलि का जो भी दान आया वो हमने सेवा में लगाया। आप देखो यहाँ लोग तो वैल्यूएशन करते हैं, सारी चीज़ तो आर्थिक मूल्यांकन पर होती है कि पतंजलि ने आज तक जो सेवाएं की आप उनका वैल्यूएशन करेंगे तो ये 25-50 हज़ार करोड़ की सेवाएं कर चुके हैं। अब ये साइंटिफिक रिसर्च सेंटर बनाया है, लोगों के दान से बनाया। आगे भी जो पतंजलि का दाना आएगा रिसर्च में लगेगा, गौ सेवा में लगेगा, हम 25-50 किलो दूध देने वाली गाय तैयार करेंगे, उस पर भी रिसर्च कर रहे हैं, और एजुकेशन में लगेगा। तो बाबा रामदेव का सर्वस्व देश के लिए। आप पहले कारोबारी हैं, पहले योगी हैं? मैं योगी हूँ, और कारोबारी तो वो है ना जो अपने लिए कुछ करता हो। बाबा रामदेव का तो बैंक अकाउंट ही नहीं है, जो है वो सब अर्थ परमार्थ के लिए, स्वार्थ के लिए नहीं है। अच्छा, चलिए, आपको शायद आपको जानकारी होगी, आपके बीच में आपकी अफवाह उड़ी कि आपका एक्सीडेंट हो गया है। आपने आरोप पड़ा ये कुछ मल्टीनेशनल कंपनियों का काम है। अफवाह जो है, एक्सीडेंट नहीं हो गया, बोल बाबा स्वर्गवासी हो गया। मैंने कहा भी यही हूँ, भूत नहीं बनाऊं मैं अभूतपूर्व हूँ। और ये जो आप जिस लैब में बैठे हो ना, आप चलो, तो ये अफवाह क्यों उड़ा दी? अरे किसने उड़ा दी? मैं अभी जिंदा हूँ। अभी तो आप लाइव आ रहे हैं, तो आप व्यूअर देख ही रहे हैं आपको। अरे हो सकता है कुछ लोग बोलते हैं तो बाबा रामदेव है ही नहीं, ऐसे भी अफवाह उड़ा सकते हैं। तो फिर जो वो टेस्ट कराना पड़ेगा, डीएनए टेस्ट कराना पड़ेगा। ये डीएनए तक रिसर्च करते हैं, तो ये सब चल रहा है ना यहाँ, ये डीएनए का रिसर्च है। तो हो सकता है कुछ लोग ये भी अफवाह उड़ा दें कि बाबा रामदेव ये जो बोल रहा है ये भी नकली है, तो डीएनए टेस्ट करना पड़ेगा। ये डीएनए के ऊपर रिसर्च होता है यहाँ पर। जो है, बैठिए आप लोग, ये जो है यहाँ पर ये जो डीएनए के ऊपर टेस्ट करते हैं कि जो हम आयुर्वेद की दवाइयाँ देते हैं जी, तो हमारे डीएनए पर क्या असर होता है। तो
जीन्स, क्रोमोसोम्स, डीएनए, और ये डीएनए बॉडी का इंटरनेशनल मशीन से सारी। ये सारे की सारी देख लो, इसमें बिल चेक करना था, बिल चेक करवा देता हूँ। बिल चेक कर लो, बिल चेक कर लो। ये सबसे पहले हम यहाँ आपको डिस्कवर जो है ड्रग डिस्कवरी का जो सबसे पहला पार्ट है, ये जो टिश्यू कल्चर लैब है जी। माने बीमारियों से ग्रस्त कोशिकाएं हम लाते हैं। आपने टिश्यू कल्चर सुना होगा, किसका? बोले ये जो है कीवी का टिश्यू कल्चर कर रहे हैं यहाँ पर स्ट्रॉबेरी का टिश्यू कल्चर कर रहे हैं, यहाँ पर कोई दुर्लभ प्रजाति की वनस्पति का टिश्यू कल्चर कर रहे हैं, कोई पेड़ पौधों का, साग सब्जियों का टिश्यू कल्चर होता है। यहाँ ये टिश्यू कल्चर बीमारियों की पहले खेती की जाती है, उसकी तरह लैब है। फिर उन बीमारियों को यहाँ बीमारियों से जो ग्रस्त कोशिकाएं हैं, टिश्यूज हैं, उनको यहाँ पर हम बढ़ाते हैं। 3-3 दरवाजे बंद होते हैं यहाँ। अच्छा, तो ये बड़ी आपने ये जो प्रयोगशाला है, ये बहुत ज़्यादा सुरक्षित इन्वायरमेंट में सारे रिसर्च होते हैं और जो बीमारियों से ग्रस्त कोशिका है उनको लाते हैं यहाँ पर, उनको जब बढ़ाते हैं। तो मतलब आपने एक तरह से आयुर्वेद का प्रमाण देने के लिए दुनिया को ये लैब खोली है। आयुर्वेद का आधुनिकीकरण कर दिया है, साइंटिफिकीकरण कर दिया है। आयुर्वेद एक साइंस है। और जैसे ये तो कैंसर की कोशिकाएं हैं, हेपेटाइटिस की और अलग अलग बीमारियों की जो कोशिकाएं हैं उनको यहाँ पैदा किया। अब जैसे डेंगू है, स्वाइन फ्लू है, अब स्वाइन फ्लू की कोशिकाओं को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके ऊपर अप्लाई करेंगे दवाइयाँ। ये दवाइयाँ उसके अंदर फिर डालते हैं, पहले बैक्टीरिया डाला। तो अभी तक जो आप दवाइयाँ बना रहे थे, अभी तक जो आप प्रोडक्ट्स बना रहे थे या दवाइयाँ बना रहे थे, वो बिना रिसर्च के बन रही थी? ठीक है, अभी तक जो दवाइयाँ बन रही थी वो परिणाम के आधार पर बन परिणाम रही थी। के- भाई इससे ये बेनिफिट होता है, ये लाभ होता है, त्रिफला खा लो पेट साफ हो जाएगा, हो गया। तो आदमी कहता है भाई मेरा रिसर्च हो गया, मैंने त्रिफला खाया मेरा पेट साफ हो गया, मैंने मुक्ताफटी खाई मेरा बीपी ठीक हो गया। लेकिन वो कैसे हुआ, ये जवाब है उसका। क्या का जवाब है, क्यों का जवाब है, कैसे, व्हाट इज द मैकेनिज्म, व्हाट इज द प्रोसीजर, प्रक्रिया क्या है, उसका जवाब है कि ये सारी चीज़ों का फिर यहाँ उसको ला करके उनके ऊपर दवाइयाँ डालते हैं। वो दवाइयाँ, इसको सेल लाइन ट्रायल कहते हैं, ये फर्स्ट इनिशियल स्टेज है। फिर उनको ला करके यहाँ फिर चेक करते हैं कि उसके ऊपर जो दवाई डाली गई उन बीमारियों से ग्रस्त कोशिकाओं के ऊपर उनका क्या असर हुआ, ये यहाँ दिखा रहे हैं। तो दवाइयों को यहाँ पर लेकर के आए और उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, मोटापा से लेकर के ब्लड प्रेशर, शुगर से लेकर के कैंसर और जितनी भी बैक्टीरियल वायरल डिजीज है उन सब के उनको ग्रो करते हैं माने। और फिर जो हेल्दी और अनहेल्दी कोशिकाओं के दोनों के साथ उनका कंपैरिजन करते हैं, किसका क्या असर हुआ, और फिर उसको आगे दवाई के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो ये अलग अलग प्रोसीजर्स हैं। इन प्रोसीजर्स को मापने के बाद में फिर वो दवाई दी हमने चूहों को या खरगोशों को, उसको एनिमल ट्रायल कहते हैं। उनको देने के बाद में फिर जो है उन दवाओं का उन एनिमल्स के डिफरेंट ऑर्गन्स के ऊपर, उनके लीवर पर, हार्ट पर, किडनी पर, ब्रेन पर, नर्वस सिस्टम पर क्या क्या इफेक्ट होता है उसको एनालिसिस करते हैं। हजारों जो स्लाइड्स हैं उनको 24 घंटे के अंतराल में यहाँ जांच लेते हैं कि उनके ऊपर क्या असर आया है जो जीव जंतुओं से ली गई थी, और फिर उसके अंदर जो ब्लड के लेवल पर, बायोकेमिस्ट्री के लेवल पर जो है क्या असर आया। आप देख रहे हैं बाबा रामदेव के साथ हमारी एक्सक्लूसिव बातचीत। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं हमारी खास बातचीत बाबा रामदेव के साथ। बाबा रामदेव, एलोपैथ के जमाने में आप आयुर्वेद को बढ़ावा दे रहे हैं, क्या आपको लगता है वाकई आपने ये लैब भी खोल ली है, इससे इसको बढ़ावा मिलेगा, या फिर आपको लगता है कि एक भरोसा पब्लिक का एलोपैथिक पे रही है? देखिए, एलोपैथी पर भरोसा की बात नहीं है, क्योंकि उससे नतीजे तो WHO की रिपोर्ट है, जितने लोग दुनिया में दवा न मिलने के कारण से मर रहे हैं उससे ज्यादा लोगों की मौत दवा खाने से हो रही। इतने भयंकर केमिकल उनके साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं। तो अब नेचुरल मेडिसिन की तरफ पूरी दुनिया लौट रही है। इसलिए ये प्रश्न नहीं है कि आयुर्वेद क्यों, अब तो प्रश्न ये होगा थोड़ी दिनों में कि नेचुरल मेडिसिन क्यों नहीं, एलोपैथी क्यों। तो ये एक कोई बहस का मुद्दा नहीं है। बात यह है कि कोई इंसान जो है, जब पहली बात तो किसी बीमारी से पीड़ित ना हो, उसके लिए वो योग करे, कुछ अपने लाइफस्टाइल में चेंज लेकर के आए, और यदि उसको कोई बीमारी हो गई है तो वो इन नेचुरल मेडिसिन को लेकर के दोबारा से अपने खोए हुए स्वास्थ्य को अर्जित कर सके, और बीमारियों को मेंटेन तो उनको करके रखा जाता है जो कोई लाभकारी चीजें हो। ये तो बीमारियों का तो जितना जल्दी नाश हो जाए पाकिस्तान की तरह उतना ही अच्छा है। एक सवाल मेरा, और मेरा ये बहुत सीधा सवाल है, दिस इज माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू बाबा रामदेव। क्या
गंभीर बीमारियों का इलाज आयुर्वेद में है? और मैं सीधा जवाब चाहूंगा आपसे, क्योंकि आप इस समय अपनी लैब में खड़े हैं। देखिए, हम गंभीर बीमारियों का ही इलाज कर रहे हैं। पहले लोग आयुर्वेद में आते थे, ब्लड जो है उसके गैस का चूर्ण लेने, पेट साफ करने का चूर्ण लेने, वो तो हरड़ का चूर्ण खाने से, त्रिफला खाने से हो ही जाता था। हमारे पास लोग आते हैं ब्लड प्रेशर को क्योर करने के लिए, हार्ट को की प्रॉब्लम को क्योर करने के लिए, और सबसे बड़ी चुनौती है कैंसर को क्योर करना। ये जो आप जैसे देख रहे हैं, तो यहाँ तो हम देख लेते हैं कि ब्लड प्रेशर, शुगर, ये सब चीज़ें ठीक हो रही हैं, बायोकेमिस्ट्री में पता लग जाता है। हमारी जो मुक्तावटी मधुनाशिनी जो अब हम देते हैं जी। अभी तो बड़ी चुनौती है आपको। अभी नीचे हम जो हमने एनिमल फैसिलिटी क्रिएट की है, वहाँ पर तो अभी जानवरों को रखा जाएगा, उन एनिमल्स का माने पूरी तरह से इम्यून सिस्टम उनका ख़त्म करके उनको कैंसर करेंगे, और फिर जिन औषधियों से हम कैंसर क्योर करते हैं उनको जो है उन जानवरों को खिला करके, और ये साइंटिफिकली प्रूव करेंगे। अभी क्योंकि जो एलोपैथी में जो ड्रग्स बनते हैं उनमें अलग अलग प्रकार के कंपाउंड्स हैं मेडिसिन्स के, और वो जो कंपाउंड्स हैं अलग अलग प्रकार के, जो वो अलग अलग तरह के कैंसर के लिए अलग अलग तरह की दवाई हैं। तो आदमी जो है रेडिएशन, क्यूमो, ऑपरेशन, दवा, ऐसा चक्रव्यूह में फंस जाता है। इसलिए बोला जाता है कि कैंसर एक बार हो गया तो फिर गया काम से। हम कोशिश ये करेंगे यहाँ पर बहुत नहीं, आप ये जल्दी भरोसा दे रहे हैं कि चाहे कैंसर की कैंसर थर्ड का- फोर्थ स्टेज हो तब भी इलाज पॉसिबल है? पहली बात तो हम उसको पहले ही यदि डिटेक्ट हो जाए, आजकल तो साधन आ गए हैं, तो पहले से यदि वो इलाज करेगा, या वो सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्टेज में भी इलाज करेगा, तो उसका हम इलाज कर पाएँ, इस तरह का हम यहाँ प्रयास करेंगे। और आपको हर 6 महीने में, साल भर में कुछ ना कुछ नया अपडेट मिलेगा। अभी तक हमारे यहाँ टीवी में, अखबारों में, कहीं पर भी सोशल मीडिया में कोई खबर चलती है कि इस बीमारी की ये दवाई ढूंढ ली गई, वो विदेशों में ढूंढी जाती थी। अब हिंदुस्तान में SLEMS, ऑटोइम्यून डिजीज, कैंसर जैसी बीमारियों की दवाइयाँ खोज की जाएंगी। जी, अगला सवाल मेरा ये होगा, आपकी राय के अंदर मौजूदा परिस्थिति के अंदर, देश के अंदर इस समय जो ज्वलंत समस्याएं हैं, जो ज्वलंत प्रॉब्लम्स हैं, उसका निदान देखिए, बाबा रामदेव की दृष्टि में कैसे हो सकता है? क्योंकि चलिए, हिंदुस्तान पाकिस्तान एक विषय है, देखो, मैं आपको- पत्थरबाजी एक विषय है। देखो, 2 तरह की समस्याएं हैं। एक हमारी जो है सोशल प्रॉब्लम्स है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स है, वो हमारी घरेलू समस्याएं हैं, और उसका भी निदान कैसे होगा? अच्छा इंसान बनाने से। पर बेरोजगारी भी एक बड़ी समस्या है। मैं बता रहा हूँ, अच्छा इंसान बनेगा, वो मेहनत करेगा। अरे यदि मैं काम नहीं करता तो मैं खुद बेरोजगार होता। हमने 1 लाख लोगों को रोजगार दिया है, आगे 5 लाख लोगों को डायरेक्ट और 5 करोड़ किसानों को इनडायरेक्ट रोजगार देने का सपना रखते हैं। ये क्या, ये यही तो है ना कि भाई हमें कुछ करना है देश के लिए, इस तो रिसर्च- समस्याएं कितनी हो। इस रिसर्च सेंटर में कितने लोग काम करते हैं? इसमें तो अभी 200 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जो यहाँ से दवाइयाँ बनेगी वो करोड़ों लोगों के लिए होंगी। ऐसे पतंजलि में अलग अलग प्रकल्प है, कहीं रोजगार कम, कहीं ज़्यादा। ये तो क्योंकि जो है बहुत बड़ा साइंटिफिक काम है, यहाँ तो मजदूरी वाला काम तो कोई है ही नहीं। जी। तो मैं आपको बात ये कर रहा हूँ कि समस्याएं लाख हों। टोटल पतंजलि में कितने लोग काम करते हैं, मैं पूछूं आपसे? तो 1 लाख लोगों को रोजगार पतंजलि से मिल रहा है डायरेक्ट, डायरेक्ट। और इनडायरेक्ट जो किसानों से जो हम उनकी क्रॉप्स और जो चीज़ें खरीदते हैं उससे करीब 1 करोड़ किसान जुड़े हैं। आने वाले 5 सालों में हमारा संकल्प है कि लगभग 5 लाख लोगों को डायरेक्ट और करीब 5 करोड़ लोगों को जो है इनडायरेक्ट रूप से किसानों को समृद्धि कुछ मिले। लोग आपकी नेट वैल्यू लगा देते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, नेट वैल्यू आपकी कोई कहता है 5,000 करोड़ से बढ़ के अब 10,000 करोड़ आ गई है। कितनी है? हमारी वैल्यू अमूल्य है, मनुष्य अनमोल है, और मैं कहता हूँ धरती पर सबसे बड़ा काम है अच्छा इंसान बनाना। पर फिर भी कुछ, बाबा रामदेव आप इतना बड़ा आप कारोबार चला रहे हैं, वैल्यूएशन तो लगवाते होंगे। अरे वैल्यूएशन तुम मापते रहना। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज आर पार की टक्कर ग्राउंड जीरो से, और मैं बाबा रामदेव के साथ इस समय हरिद्वार में मौजूद हूं। बाबा रामदेव, इस समय हम हरिद्वार में खड़े हैं, और इस समय देश में पाकिस्तान के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। बाबा रामदेव इस देश के 125 करोड़ लोगों को क्या कहना चाहते हैं यहाँ से? क्योंकि इस समय आक्रोश है उस पाकिस्तान के खिलाफ जिस पाकिस्तान ने हमारे 2 जवानों को म्यूटिलेट करा है, यानी बर्बरता दिखाई है। देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि राष्ट्र हित सर्वोपरि है, राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है, और देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता पर कोई आंच आती है तो उसके लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। एक तरफ गीता में योग का उपदेश दिया जी, दूसरी तरफ जहाँ जरूरत पड़ी वहाँ सुदर्शन भी चलाया। हम योगी हैं, हम आध्यात्मिक हैं,
और हमारा देश अहिंसा परमो धर्मः का नारा लगाता है, उद्घोष करता है। लेकिन यदि दुश्मनों के शीश काटने पड़े जी तो शिशुपाल और कंस के शीश काटने से लेकर के रावण का भी मोक्ष राम ने ही किया था। इसलिए जो भगवान राम की सोच थी, जो भगवान कृष्ण की सोच थी, वही रामदेव की सोच है। और यही सोच इस देश के 125 करोड़ लोगों की है कि अब पाकिस्तान से दो हाथ हो जाए, पाकिस्तान के साथ दो हाथ हो जाए। लेकिन आपकी राय के अंदर, क्योंकि कई लोग राजनीति का इसको बड़ा कारण बना लेते हैं, कई लोग इसको इस्लामिक फंडामेंटलिज्म से जोड़ देते हैं, बाबा रामदेव इस विषय पर क्या कहते हैं? क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं 2014 से, जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, तब से टॉलरेंस, इनटॉलरेंस, देशद्रोह जैसे मुद्दों को बार बार बढ़ाया जाता है और इस पर जोरदार पॉलिटिक्स। देखिए ऐसा है, कौन मजहब है जो आपको क्रूरता, वायलेंस सिखाता है? और यदि कोई मजहब दुनिया का आपको क्रूरता सिखाता है, हिंसा सिखाता है, बर्बरता सिखाता है, तो इसका मतलब वो मजहब नहीं है, वो पंथ नहीं है, वो तो कुपंथ है। आज हम देख रहे हैं कि कुछ लोग इस्लाम के नाम पर, कुछ लोग और दूसरे किसी पंथ के नाम पर यदि किसी भी तरह की कोई क्रूरता, बर्बरता, हिंसा को बढ़ावा देते हैं, तो मुझे लगता है ये उन लोगों की खुरापात है। मैंने दुनिया की सभी धर्म ग्रंथ पढ़े हैं, किसी भी ग्रंथ में हिंसा की शिक्षा नहीं है। और जिस तरह से पाकिस्तान बर्बरता करता है, वो तो किसी धार्मिक ग्रंथ, किसी महान ग्रंथ, किसी ईश्वरीय किताब जिनको नाम दिया जाता है, उसमें लिखना तो बहुत दूर की बात रही। पाकिस्तान तो खुद ग्रस्त है। पेशावर में उनके जो बच्चों को मारा गया, आतंकवादियों ने मारा, उसके इसलिए मैं बाद भी कहता हूं, पाकिस्तान ने इसी का सर्जिकल स्ट्राइक करी, इसलिए इसको मोदी कोई सरकार ने, उसके बाद पाकिस्तान ने मजहबी रंग नहीं देना चाहिए। जी, दुनिया का कोई मजहब कोई हिंसा नहीं सिखाता। क्या आपको लगता है आयुर्वेद, योगा जैसी चीजों को किसी विशेष धर्म से जोड़ देना, आपने जो डाला हुआ है भगवा, इससे जोड़ देना, और भगवा को फिर बीजेपी से जोड़ देना, आरएसएस से जोड़ देना? ठीक है, कलर्स, रिलीजन्स, जी, लैंग्वेजेस, कास्ट, इनमें किसी भी तरह से जो है गुटबंदी करना, लोगों को आपस में लड़ाने झगड़ाने का काम करना, धर्म तो जो है हमारे ज्ञान की, विचारों की, भावनाओं की, कर्मों की, आचरण की पवित्रता है। इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये जो तमाम तरह के लोग बातें करते हैं, तो हमारे ट्रेडिशंस हैं जिनको हम फॉलो करते पर हैं। योगी जी आप ही के कार्यक्रम में आए, उन्होंने सूर्य उन्होंने- नमस्कार और नमाज को जोड़ दिया, ये कितनी अच्छी बात है। राजनीति हो गई? नहीं तो फिर अच्छी बात की ना उन्होंने कि भाई कोई अलग चीज़ नहीं है, आप नमाज भी पढ़ रहे हो तो वो भी एक योग का ही रूप है। तो योग करो, नमाज पढ़ो, अच्छे, और सबसे बड़ी बात है अच्छा आचरण करो, अच्छे काम करो। और किसी को कुछ नहीं समझ में आया तो कर्म इस दुनिया का सबसे बड़ा तत्व है, अल्टीमेट है, और कर्म अच्छे करो, सब कुछ अच्छा होगा। अच्छा चलिए, एक और विषय है जिसके ऊपर आपकी राय लेना इस समय बहुत जरूरी है, वो है 3 तलाक। 3 तलाक पर योगी रामदेव क्या कहते हैं? क्या ये मुस्लिम महिलाओं के अधिकार का मामला नहीं है? क्योंकि कुछ लोग इसको इस्लाम से, शरीयत से, कुरान से जोड़ लेते हैं। क्या ये देश संविधान से चलेगा या शरीयत पहली से बात तो चलेगा? यह है कि भाई देखो, हमेशा हमने जो है निकाह ही नहीं किया है, तो हम तलाक के ऊपर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो फिर भी आप या तो अपनी लेकिन- राय देने से बच रहे हैं आप इसमें? ना मैं इतने बात जरूर कहता हूँ, ये कोई जो है जीवन के संबंध जो है उनके पीछे एक बहुत बड़ा सत्य होता है। बस तलाक 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 कहा और बस काम खत्म हो गया। अरे भाई, जिस बीबी को ब्याह के लेके आए थे उससे कुछ बच्चे हुए हैं, आगे के उनकी का भविष्य है, वो किसको अपना बाप कहेंगे, किसको अपनी माँ कहेंगे, कैसे आगे ज़िंदगी जिएंगे। तो हमारे यहाँ तो कहते हैं ना, जो संबंध हैं वो तो यदि मैं मुसलमानों की भाषा में बोलूँ तो अल्लाह ताला के यहाँ से तय होते हैं। भगवान ऑलमाइटी गॉड, खुदा परमात्मा हमारे ये संबंध बनाता है, और उन संबंधों को ऐसे तार तार करने वाले, या तो तलाक 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 तुम कर दोगे, भगवान को क्या जवाब दोगे, खुदा अल्लाह ताला को क्या जवाब दोगे? ये सब बकवास बातें हैं। और कोई भी संवेदनशील इंसान, कोई महिला हो या पुरुष हो, जी, इससे सहमत नहीं होगा। इसलिए 3 तलाक वाला मामला तो खत्म ही हो जाना चाहिए। अच्छा, देश शरीयत से चलना चाहिए या संविधान से चलना चाहिए? क्योंकि देश तो आजम खान संविधान और सत्य से चलेगा। आजम खान कहते हैं कि कानून बना के देख लो क्या करते हैं, और हम नहीं मानेंगे इस कानून को। मैंने कहा ना, देश तो संविधान और सत्य से ही चलेगा। पर वैसे आजम- तो 2 विधान है, जी। एक है भगवान का विधान, माने जो जिसको कहते हैं यूनिवर्सल जस्टिस, जी, यूनिवर्सल लॉ, और एक है देश का कॉन्स्टिट्यूशन। इसको तो सबको मानना चाहिए। जो देश को संविधान को नहीं मानता फिर वो देश में रहता क्यों? आजम खान को क्या कहना चाहते हैं बाबा रामदेव? मैं- नहीं, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं तो कानून नहीं मानूंगा, बना के तो देख लो ये कानून, धमकी देते हैं। उनको भगवान सद्बुद्धि दे। भगवान सद्बुद्धि दे। चलिए, मोदी की सरकार बन गई 2014 में, 2017 में योगी की सरकार बन गई, त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार बन गई उत्तराखंड के अंदर। अब बाबा रामदेव के मन की बात क्या है?
बाबा रामदेव के मन की बात क्या है जब कल प्रधानमंत्री मोदी इस मंच पे खड़े होंगे आकर देखिए- पतंजलि योगपीठ पे आएंगे तो प्रधानमंत्री को बाबा रामदेव अपनी मन की बात क्या कहने वाले हैं, बताइए। देखिए, मन की बात तो पूरे देश नहीं, आज बताइए। देखिए, आप कहते हैं मैं बहुत ट्रांसपेरेंट हूँ, आज बताइए कल देखो मोदी जी के साथ मन में की बात क्या कहेंगे आप? मोदी जी के साथ हमारे आत्मीय संबंध हैं, लेकिन आज मोदी जी एक व्यक्ति नहीं है, वो 125 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। देश के गौरवशाली अतीत, सामर्थ्य भरे वर्तमान और 125 करोड़ लोगों की आशा और विश्वास, उनमें लोग अपना भविष्य देखते हैं कि मोदी जी हमारे लिए कुछ बेहतर करेंगे। तो हम भी साधु हैं, हम सोचते हैं कि देश, धर्म, संस्कृति, अध्यात्म, हमारी परंपराओं के लिए मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, करेंगे। क्योंकि मैं उनके अंदर एक डिफरेंट फीलिंग देखता हूँ, क्योंकि वो किसी मोहमाया में तो बंधे नहीं है, वो इस देश के लिए भगवान के एक वरदान की तरह हैं। वो सलामत रहें, देश के लिए अच्छा करें, और वो जो देश के लिए अच्छा करना चाहते हैं उसमें एक आहुति पतंजलि की भी होगी, यही हमारी मन की बात है। और देश के लिए मन की बात क्या है? देश के लिए मन की बात है कि जो मुझे भगवान ने ज्ञान दिया है, संवेदनाएं दी और कर्म करने की शक्ति दी है, मैं अगले 50 वर्षों का एक मास्टर प्लान लेकर के चल रहा हूँ कि मैं अपनी आंखों के सामने श्री अरविंद, स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद, चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह और महात्मा गांधी के सपनों का भारत जी बनाने के लिए जो कर सकता हूँ इन 50 सालों में वो करके जाऊंगा, और आने वाले 20-25 सालों में भारत दोबारा से वर्ल्ड सुपर पावर बने, आध्यात्मिक दृष्टि से भी, आर्थिक दृष्टि से भी, और यहाँ आर्थिक दरिद्रता और वैचारिक दरिद्रता खत्म हो, ऐसा भारत बनाने के लिए आज भी प्रयत्न कर रहा हूँ और अंतिम श्वास तक करूंगा। और अपने आलोचकों को मन की बात क्या कहना चाहते मैं हैं? अपने आलोचकों को मैं इतना ही जो कहूं- आपको नोटिस दिलवा देते हैं, जो कहते हैं कि पता नहीं आपका एक्सीडेंट हो गया, कितने कितने आरोप लगवा देते हैं, उनको क्या कहना चाहते हैं? मैं सबको एक ही बात कहूँगा, कुछ अच्छे कर्म कर लो। बातें बहुत हो गई और बात कहने से फायदा क्या है, कुछ अच्छे कर्म कर लो। मैंने कर्म किए, इसलिए अनपढ़ माँ बाप के घर से पैदा हुआ था और यहाँ तक पहुँचा हूँ। जो भी अच्छे कर्म करेगा वो जिंदगी में भी ऊपर पहुँचेगा और ऊपर वाले के पास में भी जाकर के खुश रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बाबा रामदेव, आपने अपना पूरा समय दिया हमें और हमसे खास बातचीत करी, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको बहुत बहुत बधाई आपकी नई लैब के लिए। उम्मीद करते हैं कि आप देश के लिए उससे ये लैब नहीं है, देश का सबसे बड़ा और पहला रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो 70 सालों में नहीं हुआ, वो पतंजलि ने किया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बाबा रामदेव। तो ये थी बाबा रामदेव के साथ हमारी सीधी टक्कर। आप देखते रहिए नेटवर्क 18। नमस्कार।